गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक लेक्चर का सिलेबस हमने पहले डिस्कस किया था मैथमेटिक्स का। आज हम इसमें क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, पहली यूनिट को मैं डिस्कस करूंगा, एक ओवरव्यू, पूरा जितना हो सकता है इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जरा सा एज ए क्लास ही होगी ये। ठीक है, तो इसमें सिलेबस क्या है, फर्स्ट यूनिट का एलजेब्रा से रिलेटेड है, तो इसको सीखेंगे हम। एलजेब्रा, पहला सेट रिलेशन और फंक्शन, पहले मैं इसको ले रहा हूँ, सेट रिलेशन फंक्शन के बारे में एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। उसके बाद इस क्लास में दूसरा ओवरव्यू दूंगा मैं ग्रुप के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। और तीसरा ओवरव्यू दूंगा मैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में। और चौथा ओवरव्यू मिलेगा आपको ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, कोशिश करूंगा यहाँ तक की कहानी क्लियर करा दूं आपको, क्या, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप तक। ठीक है, तो हम सीखते हैं पहले एज सेट। सेट के बारे में आप सब लोग वेल नोन होंगे, आपको पता होगा। कुछ माइन्यूट सी चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उनको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो एज ए सेट की अगर मैं बात करूं सर, तो सेट का मतलब क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट्स का। क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये ऑब्जेक्ट का और एलिमेंट का। सेट किसे कहते हैं, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, नंबर्स का, एलिमेंट्स का या थिंग्स का। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ नेचुरल नंबर, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0, 1, 2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ एक सेट है, इस सेट में इंडिया के बेस्ट जो बैट्समैन है उनका कलेक्शन है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट, बेस्ट किस बेस पे आप कह रहे हैं, आप कोई 10 प्लेयर चुनेंगे बेस्ट, मैं 11वां ले आऊंगा वो बेस्ट, वो भी तो बेस्ट ही होगा। और तीसरा एक सेट ले रहा हूं मैं, बी इज इक्वल टू एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन है। तो ये वेल डिफाइन है, ये क्या है, वेल डिफाइन एक सेट है। आपको पता है ना उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कितनी हैं, कौन सी हैं, तो वेल डिफाइन है। ठीक है, चौथा एक सेट ले रहा हूं मैं, हम कहते हैं कि क्लास, कोई एक पर्टिकुलर क्लास ले लेता हूं मैं, 12th क्लास के बॉयज का कलेक्शन। सेक्शन भी डिवाइड कर देता हूं, सेक्शन सी के बॉयज का, 12th क्लास के बॉयज का कलेक्शन। यस सर, ये भी एक सेट हो जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर है। ठीक है, तो सेट का मतलब ये हुआ, एक वेल डिफाइन होना चाहिए, उसको आप सेट कह देते हैं। ठीक है, अब सेट को डिफाइन करने की दो मेथड होती हैं, वो समझना जरूरी है। एक होती है मैथमेटिकल मेथड, जिसको सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं, सेट सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। और दूसरी होती है रोस्टर मेथड, दूसरी होती है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हम कैसे लिखते हैं, सेट को एक करली ब्रेसेस बना के लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, ये एक सेट है और इसमें 3 एलिमेंट हैं, इनको मैंने करली ब्रेसेस बना के लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा n एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट n फॉर नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट करके हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और ये नेचुरल नंबर का सेट है। तीसरा हम ये सेट का नोटेशन हो गया, ये होगी रोस्टर मेथड। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, आपने इन 3 ब्रेसेस के बारे में पढ़ा होगा, ब्रैकेट के बारे में। एक ये होता है, छोटा ब्रैकेट कहते थे इसको, ये मझला ब्रैकेट होता था और ये बड़ा ब्रैकेट होता था। इन ब्रेसेस में सेट के लिए हमेशा ये नोटेशन यूज होता है। और जो ये दो और लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये इंटरवल के लिए यूज होते हैं। ये और ये जो यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, इंटरवल के लिए यूज होते हैं, दोनों के दोनों।
तो सेट के लिए रोस्टर मेथड क्या होती है मैंने आपको बताया। दूसरा सेट बिल्डर मेथड की अगर मैं बात करूं तो सेट बिल्डर मेथड का मतलब क्या हो गया, इसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। सेट बिल्डर कहूं या मैथमेटिकल कहूं एक ही बात है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मेथड कहूं या सेट बिल्डर मेथड कहूं, इसको मैं सीधे लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू, इसके अंदर मैथमेटिकली डिफाइन करोगे x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख दिया मैंने। अब ये 36 के बारे में भी, x के बारे में फिर मुझे बताना पड़ेगा। अगर x रियल नंबर हुआ तो तब क्या होगा, अगर x नेचुरल नंबर हुआ तो तब क्या होगा, अगर x इंटीजर हुआ तो तब क्या होगा। तीन क्वेश्चन बन गए इसमें। वो कहता है इस a के अंदर वो सारे x हैं जिनका स्क्वायर 36 है। तो जिनका स्क्वायर 36 है एक्चुअल में वो नंबर तो होते हैं -6 और +6, प्लस माइनस 6 होते हैं। अगर मुझे पूछा जाए वो नंबर रियल नंबर है तो मैं लिखूंगा इस सेट के अंदर एलिमेंट -6, है। अगर मुझसे पूछा जाए कि वो जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर हैं तो केवल एक ही नेचुरल नंबर होता है जिसका स्क्वायर 36 होता है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि वो जो नंबर हैं वो इंटीजर हैं तो भी दो ही इंटीजर होते हैं जिनका स्क्वायर 36 होता है। इंटीजर के केस में आंसर ये, रियल नंबर के केस में आंसर ये, लेकिन नेचुरल नंबर के केस में आंसर ये हो जाएगा। इसे कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। एक और लिखता हूं मैं एग्जाम्पल इसी मेथड का। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू कोई सेट है, उसमें एलिमेंट हैं x टाइप के सच दैट 4 लेस देन x लेस देन 5, और आपसे कह दिया कि x जो है नेचुरल नंबर है। दूसरा मैंने एक सेट और लिखा और उसमें एलिमेंट लिख दिए x सच दैट 4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5, और सेम कंडीशन मैंने लिख दी x बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये मैथमेटिकल मेथड है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। तीसरा मैंने एक एलिमेंट और लिखा और उसमें ऐसा लिखा x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों को डिफाइन करके बताता हूं, इससे आपको अप्रोच समझ में आएगी। पहला अगर मैं लेता हूं तो ये कह रहा है आप हमें बताइए कि x वो सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो 4 और 5 के बीच में होते हैं। तो आपको पता है 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है तो सेट के अंदर नंबर सिस्टम में इसको हम कुछ नहीं को 0 से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम सेट में बात करें तो कुछ नहीं का मतलब होता है 5, या खाली करली ब्रेसेस को आप ऐसे बना के लिख दें। ये नहीं कि आप करली ब्रेसेस बना रहे हैं उसके अंदर 5 लिख दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो नो, एम्प्टी सेट के दो ही नोटेशन होंगे। टाइप में ये आ गया। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो 5 लिख दो या आप करली ब्रेसेस को इस तरीके से बना दो। और मैंने आपको बताया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा करली ब्रेसेस का यूज होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है वो सारे नेचुरल नंबर आप बता दो हमें जो 4 और 5 के बीच में है लेकिन 4 के इक्वल है। एक ही होगा वो 4 होगा, तो इसे कह देते हैं सिंगलटन सेट। दो सेट और बता दिए मैंने आपको टाइप ऑफ सेट का केस, एक हो गया एम्प्टी सेट, एक हो गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एम्प्टी मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब बात करता हूं इस सेट की। तो इस सेट में आपको बताया गया वो सारे x बताओ जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें तो वैल्यू आ जाए 0, या एक्स स्क्वायर करें तो इक्वल टू आ जाए -1। अब सर हम बात करते हैं रियल नंबर की, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ही नहीं करते हैं सेट के लिए, रियल नंबर की बात करते हैं। तो कितने सारे ऐसे रियल नंबर हैं, यहाँ पे डिफाइन भी किया गया होगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जानते हैं, लेकिन ये जो सेट की बात हम करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए ही करते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, वेल नोन है, वो बोल रहा है एक्स रियल नंबर है। तो कितने ऐसे रियल नंबर हैं
जिनका स्क्वायर -1 होता है, तो आप कहेंगे कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिनका स्क्वायर -1 होता है, तो ये सेट भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ये एम्प्टी सेट की बात आ गई। ठीक है, मैंने पहले आपको सेट का नोटेशन बताया, किस तरीके से सेट को डिनोट किया जाता है, किस तरीके से आप सेट की अप्रोच को डिफाइन करेंगे। मतलब सेट को डिफाइन करने के दो मेथड्स होते हैं। पहले आपको बताया सेट क्या है, एक वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है ये समझाया। उसके बाद दूसरा समझाया सेट को डिफाइन करने की दो मेथड से हैं, एक है आपकी रोस्टर मेथड और दूसरी है सेट बिल्डर मेथड। अब आता हूं मैं टाइप ऑफ सेट्स में। तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले जो आता है सर, जो पहले सेट का टाइप आता है, देखिए मैंने इसमें आपको पूरी जितने भी आपको कंटेंट पढ़ना है वो डिस्कस करके बता दिया। इसका वीडियो बना के मैंने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप अप्रोच देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, एलटी के लिए भी मैंने पढ़ाया था, उसकी उसमें जो लेक्चर डाले हैं ग्रुप में प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाने का तरीका सही है और अगर आपको समझ में आता है, तो ये जो पॉलिटेक्निक के लिए मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है इससे पता चल जाएगा। मतलब टीचर आपको केवल ये बता सकता है कि कितना कौन सी चीज हटानी है आपको। तो अगर आप चाहें, आपको पढ़ाना समझ में आ रहा है, अप्रोच सही लग रही है और चीजें समझ में आ रही हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे ऐप का। तो उसको ऐप को डाउनलोड करके आप जाके ये पूरा का पूरा कंटेंट मैंने वहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, अभी उसमें पूरा कंटेंट पड़ा नहीं है, पूरा डाल रहा हूँ मैं, कुछ टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। अभी उसकी मैंने जो कॉस्ट रखी है बहुत कम रखी हुई है। तो अगर आपको पढ़ाना सही लगता है और आप चाह रहे हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है पता चल जाए, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है सर। तो अब देखिए टाइप ऑफ सेट में, और दूसरा मैं ये एज ए लेक्चर ही ले रहा हूँ इसको, आप इसको भी देखिए। अगर आपको लगता है ये आपको आता है या ये अप्रोच इससे एडवांस लेवल का हमें पढ़ना है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं एडवांस तरीके से भी बता सकता हूँ। एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, और एडवांस मतलब स्पीड में पढ़ाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए सर, टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एम्प्टी सेट कहते किसे हैं और वो बनेगा कैसे। इसी को नल सेट भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका नल सेट है। और इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं, वर्ड सेट भी कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना हो, उसको या तो फाई लिखते हैं या फिर आप करली ब्रेसेस बना के इस तरीके से उसको लिखते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट के बाद अगला सेट आता है सर सिंगलटन सेट। क्या आता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक एलिमेंट जिस सेट में हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा सेट है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्व टू 16 हो और एक्स नेचुरल नंबर हो। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे आप मेरे से पूछेंगे, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा जिसका स्क्वायर 16 हो और वो नेचुरल हो। तो वो कौन होगा, 4 होगा। ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिंगलटन सेट के बाद अगला दो चीजें और बताता हूं। एक तो होता है इक्वल सेट, एक होता है आपका इक्वल सेट, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने एक सेट लिखा ए इज इक्वल टू -6, और बी लिखा है मैंने वो सारे एक्स हैं जिनका स्क्वायर 36 है और वो इंटीजर हैं। तो ये दोनों एक ही तो हैं। कितने ऐसे इंटीजर होंगे जिनका स्क्वायर 36 होगा, 6 और -6 होंगे, दोनों इक्वल सेट है। बात इक्विवेलेंट की करें तो इक्विवेलेंट का मतलब, जैसे मैंने a इज इक्वल टू लिखा -6, 4, और b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया A, B, C। तो ये सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। मतलब
अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, खाली क्या है उनसे कोई मतलब नहीं, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं सर। नंबर ऑफ एलिमेंट का नोटेशन ये भी होता है। अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो आप कह देंगे वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। वो सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। और अगर आपसे पूछा जाए इक्वल, तो इक्वल मतलब एक जैसे होने चाहिए। ये इसमें नोटेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको। एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर। क्या आता है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू कार्डिनल नंबर सेट को फिर दो टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन के थ्रू हम सेट को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं टाइप बता रहा था ना क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। अभी मैंने केवल एम्प्टी सेट बताया, सिंगलटन सेट बताया, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं वो समझाया आपको। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि कार्डिनल नंबर की बात कर रहा था। तो कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। किसी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो कार्डिनलिटी को बताता है, उसे कार्डिनलिटी भी कहते हैं। किसी सेट की कार्डिनल, अब इसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से सेट को डिफाइन करते हैं। किसी सेट की कार्डिनलिटी जो है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो रूट आएंगे वो सारे एक्स होंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो रियल नंबर समझा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो दो ही एलिमेंट आएंगे, एक माइनस का रूट 2 आएगा, एक प्लस का रूट 2 आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके दो रूट आएंगे, वो दो रूट कौन होंगे, एक होगा a प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे तो ये दो रूट आ जाएंगे। इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ रियल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। और मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ रेशनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं, क्या, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल नंबर आ गया सर। अब बात कर रहा हूं मैं, जरा सा आगे बढ़ रहा हूं। उसमें हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में सर। क्या पढ़ते हैं, सबसेट के बारे में। सबसेट क्या चीज होती है। अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट का मतलब किसी सेट से जनरेट किया गया नया सेट, उसको आप क्या कह देते हैं, सबसेट कह देते हैं। सबसेट का मतलब किसी सेट से आपने जनरेट किया ना, उसी से जनरेट करके नया सेट निकाल रखा है, तो उसको आप क्या कहोगे, सबसेट कहोगे। तो उसको रीड कैसे करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मीनिंग क्या होता है, इसको मैं और बेसिक पे जा सकता था, लेकिन आपको इतना तो पता ही है, बिलोंग क्या होता है, फॉर ऑल क्या होता है, नहीं पता है तो मैं इसको भी बता दूंगा। और ये साइन क्या है इम्प्लाइज का, और ये साइन क्या है डबल इम्प्लाइज का। मैं समझता हूँ इतना नोटेशन आपको पता होगा, क्योंकि आपने पीजी किया हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसको भी पढ़ लेंगे। इसको पढ़ा जाता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नोटेशन अगर मैं इसको पढ़ूं मैथमेटिकली, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। कब है, इफ ए, अगर बी, ए कोई मेंबर ए का है और मैं दिखा दूं वही मेंबर बी में भी प्रेजेंट है, तो मैं कह दूंगा ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, ये जो इक्वल का साइन लगा रहता है, इसको इम्प्रॉपर वर्ड के लिए यूज करते हैं। एक वर्ड प्रॉपर आता है, एक इम्प्रॉपर आता है, इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। तो ए सबसेट ऑफ बी, इसको ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। तो ए सबसेट ऑफ बी की डेफिनेशन
ये होगी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, जैसे मैंने कहा बी इज इक्वल टू लिखा 1,2,3 और मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1,2 और मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1,4, तो पहले वाल इसको बोल देता हूँ A1, इसको बोल देता हूँ A2। तो मैं ऐसा तो कह सकता हूँ कि A1 जो है सबसेट है B का, लेकिन जब सबसेट नहीं होगा तो उसके लिए नोटेशन यूज होगा A2 इज नॉट सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के कुछ मेंबर B में नहीं है। डेफिनेशन कहती थी कि एक मेंबर आप उठाओ A में, मैंने A2 में एक मेंबर उठाया, लेकिन ये 4 मेरे B में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है बी का सबसेट नहीं है। तो सबसेट की डेफिनेशन ये बताई मैंने। सबसेट का मतलब ये होता है ए का हर एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करे तो उसको आप सबसेट कह देते हैं। एक नोटेशन और यूज होता है सर, ऐसा लिखा है बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट के लिए नोटेशन ये होगा बी बड़ा है ए से, हमेशा बड़ा है। ठीक है, सुपर सेट का मतलब ये हो गया ये सुपर सेट। तो सबसेट की कहानी मैंने आपको समझाई। तो अब ये सबसेट, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दे रखे हैं तो आप सबसेट निकालोगे कैसे, वो बताता हूँ। और उसके बाद ये सेट के नीचे एक साइन, सबसेट के नीचे इक्वल का भी लगा रहता है कभी, और मैंने अभी जब सुपर सेट के लिए वो साइन बनाया तो इक्वल साइन हटा दिया। वो क्या होता है उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबसेट के लिए क्या यूज होगा और सुपर सेट के लिए क्या यूज होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ए में एलिमेंट मैंने लिए 1 खाली 1, ठीक है, और दूसरा मैं कहूं ए में हमने एलिमेंट लिए 1,2, और तीसरा मैं आपसे कहूं ए में मैंने एलिमेंट लिए ए कॉमा बी कॉमा सी। इन तीनों एग्जाम्पल से मैं आपको सबसेट की कहानी समझाता हूँ। देखिए, अगर आपके किसी सेट ए में एलिमेंट हैं, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो n है, n फाइनाइट नंबर होगा, तो उसके जो टोटल सबसेट बनते हैं, टोटल जो सबसेट बनते हैं वो बनते हैं आपके 2 to the power n। अब उसमें दो चीजें और आ जाती हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर और एक होता है सर प्रॉपर। इसको भी समझाता हूँ। इनको समझने से पहले एक चीज और आप समझिए, क्या होता है, कोई सेट अपने आप का हमेशा सबसेट होता है, और सबसे बड़ा सबसेट किसी सेट का वो सेट खुद होता है। दूसरा, फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है। इसका मतलब किसी सेट के आप सबसेट बना रहे होते हैं तो फाई तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और दूसरा उसको भी लिखेंगे। इसका और मीनिंग ये हो गया, अगर सेट में एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट आप दो बना रहे हैं, दो ही बनेंगे ना, तो वो दो में एक तो फाई होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा फाई हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा वो ए खुद होगा, ए लिखूं या 1 लिखूं एक ही बात है। ठीक है, तो ये दो सबसेट तो होंगे ही होंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही था, सबसेट बनते 2 की पावर 1 2, मैंने बना दिए इतने। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2, जो कि आता है 4। क्या आता है? 4। अब इन फोर्स को लिखने के लिए सबसे पहला तो फाई हर सेट का सबसेट होगा, दूसरा वो सेट खुद अपने आप का सबसेट होगा, और तीसरा आपने कहा कि 1 इसका सबसेट हो सकता है और दूसरा 2 इसका सबसेट हो सकता है। तो ये टोटल सबसेट 4 मैंने लिख दिए। अब इस वाले को देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 to the power 3 मतलब 8 इसके टोटल सबसेट बनेंगे सर। उन टोटल सबसेट्स को लिखने के लिए मैंने कैसे लिखे, सबसे छोटा पाई हो जाएगा, सबसे बड़ा ये ए खुद हो जाएगा, फिर एक सबसेट हो गया ए, दूसरा सबसेट हो गया बी, तीसरा सबसेट हो गया सी, चौथा सबसेट हो गया ए कॉमा बी। ठीक है, अब यहीं से मैं एक चीज और आपको बताऊं, किसी सेट में एलिमेंट मैंने लिखा ए कॉमा बी, तो इसका मतलब होता है
बी कॉमा ए, आगे पीछे लिखने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज मैं आपसे कहूं, 1,1,1,1,1, आपसे पूछा मैंने 10 बार 1 लिख दिया, यहाँ कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 टाइम 1 लिखा है। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो आप कहेंगे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट खाली 1 एक ही है, 5 नहीं होंगे। रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है। दो चीजें बताई, वो क्यों बता रहा हूं देखो, क्योंकि ए कॉमा बी लिख दिया तो बी कॉमा ए दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर अगला क्या आएगा? बी कॉमा सी आएगा, और अगला क्या आएगा? ए कॉमा सी आएगा। अगला क्या आएगा? ए कॉमा सी आएगा। ये सबसेट हो गए किसी के इसके। जरा सा मैं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने क्या बताया था, किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट 2 की पावर n बनेंगे। उसमें कुछ इम्प्रॉपर होंगे, कुछ प्रॉपर होंगे, वो भी बताता हूं अभी। a इज इक्वल टू मैंने ये लिखा था, तो इसके सबसेट में किसी सेट का सबसे छोटा सबसेट 5 होगा और सबसे बड़ा सबसेट वो खुद होगा। इसका मतलब किसी सेट का सबसेट जब आप निकालोगे 5 तो आएगा ही आएगा और वो भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं a इज इक्वल टू ये दिया है तो इसमें 2 की पावर 2 4 सबसेट कैसे लिखे, मैंने ये करके लिख दिया। इसमें 8 सबसेट कैसे लिखे, ये लिख दिया। अब सर एक वर्ड और बोला था मैंने अभी, ए इम्प्रॉपर और प्रॉपर की कहानी देखो। जो ए मैंने कहा किसी सेट का सबसेट खुद वो खुद होता है। ए के लिए साइन मैं बनाता हूं इस तरीके का, सबसे बड़ा सबसेट। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखता हूं तो उसका सबसे बड़ा सबसेट, ए का सबसे बड़ा सबसेट यही है खुद। इम्प्रॉपर कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, और फाइव भी उसका सबसेट है, तो फाइव के लिए नोटेशन ऐसा यूज होगा, ये नीचे बराबर नहीं आएगा और ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो यहीं से मैं आपको बताऊं इस एग्जांपल को लेके, इम्प्रॉपर सेट किसी सेट का वो एक ही होगा और प्रॉपर सबसेट जो बचे वो होगी। तो अगर 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n में से एक को हटा दो तो उतने प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे किसी सेट के। क्या आ जाएंगे? प्रॉपर सबसेट की संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 की पावर n-1 हो जाता है। अब इसी में एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अभी तक मैंने इन सेट्स को खाली ऐसे ही लिखा है। अब अगर मैं इनको करली ब्रेसेस बना के रख देता हूं, करली ब्रेसेस बना के ऐसे रख दिया, अभी तक तो खुले थे, अब कलेक्शन बन गया। ये क्या बन गया? कलेक्शन बन गया। इसके अंदर सेट जो है ये एज ए एलिमेंट का काम कर रहे हैं। ये है तो सेट, एज ए एलिमेंट का काम कर रहे हैं ये। तो इसे कहते हैं पावर सेट। इसे क्या कह देते हैं आप? पावर सेट। किसी सेट का पावर सेट मतलब उसके सबसेट्स का कलेक्शन। अब कितने, किसी सेट में अगर 2 की पावर n सबसेट आप बना रहे हो n एलिमेंट की, तो पावर सेट भी उतने ही होंगे, उनकी संख्या कम ज्यादा थोड़ा ना होगी, संख्या उतनी ही होगी। लेकिन पावर सेट की डेफिनेशन बदल जाएगी। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज नोन एज पावर सेट। जितने भी सेट थे उनको मैंने कलेक्ट करके रख दिया तो वो क्या मिल गया? पावर सेट मिल गया सर। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको बता दी। क्या पावर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, और कितनी संख्या सबसेट की है, कितनी संख्या पावर सेट की है। यहीं से क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया, इसको भी कंटिन्यू करूंगा मैं। आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ से जितनी गाइडेंस मिलेगी उसका यूज करके आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आपको इसको क्या नहीं पढ़ना है उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप मान के चलिए 3 साढ़े 3 महीने में इसका एग्जाम हो जाता है, मैक्सिमम 4 मंथ मान के चलिए। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी कि 4 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें जीएस नहीं है, खाली आपका एक हिंदी है, दूसरा आपका सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, पूरा टाइम सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ टाइम उसमें हिंदी में दीजिए और टाइम आप सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सेट्स के बारे में तो इतनी जानकारी थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है, वो सारी चीजें। उसमें से कुछ चीजें जो जरूरत वाली हैं उनको ले रहा हूं मैं।
यूनियन और इंटरसेक्शन तो आप जानते हैं, ए और बी कोई दो सेट है, तो उनके यूनियन की मैं बात करता हूँ। तो यूनियन में क्या आ जाता है, इसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं सच दैट एक्स आपका ए में हो। ये मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। और एक्स बी में हो, किसी एक में भी होगा तो वो आपके और वर्ड आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है। तो किसी एक में भी हो तो उसके यूनियन में आ जाएगा सर। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं तो उसको लिखने का जो तरीका रहता है, एक्स टाइप के मेंबर आते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड वर्ड आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो तभी वो ए यूनियन बी में होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये दो मैं वेन डायग्राम से अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेन डायग्राम से आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करिए, देखिए यूनिवर्सल सेट सबसे लार्जेस्ट सेट होता है। अंडर कंसिडरेशन जो भी सेट लिए जाएंगे इसी से लिए जाएंगे। आप जैसे यूनिवर्स की जो डेफिनेशन है उसी से भी यूज कर सकते हैं इसको। और सेट को ये वेन डायग्राम में सर्किल से डिनोट करते हैं। ये सर्किल से मैंने डिनोट कर दिया, ये ए था, ये बी था। और अगर मैं बात करूं, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ, ए यूनियन बी की। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन में ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका आ जाता है, दिस इज यूनियन। ये क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया, जिसमें ए के मेंबर और बी के मेंबर किसी एक में भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहे हैं ना। ये यूनियन में आ जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन में केवल इतना पोर्शन आएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन के बाद मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बता दिया। तो आप अगला समझिए डिफरेंस क्या होता है ए माइनस बी। ए और बी कोई दो सेट हैं, तो ए माइनस बी का मतलब एक्स सच दैट एक्स ए का मेंबर तो होगा लेकिन एक्स बी का मेंबर नहीं होगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अगर आप कहें मेरे को इससे वेन डायग्राम से दिखाओ, तो ए माइनस बी को मैं कैसे डिनोट करूंगा, देखिएगा ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे आपने ए लिखा, यहाँ पे आपने बी लिखा, ये ए है, ये बी है सर। ठीक है, तो इसी में मैं दो तीन चीजें आपको इसमें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो इतना पार्ट है ए, क्योंकि इसमें देखो आपको ए के कुछ एलिमेंट बी में भी दिख रहे हैं ना, कॉमन एलिमेंट जब मैंने इंटरसेक्शन लिया था। तो ये ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। बी माइनस ए क्या होगा सर, बी माइनस ए होगा बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। ये बी के एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, इतने एलिमेंट बी के हैं जो ए में नहीं है। तीसरा वर्ड आ गया इसमें एक चीज और, वो क्या आ रही है देखिएगा, इसमें एक चीज और भी आ रही है। वो क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो दोनों का कॉमन पार्ट है। तो सर अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाएगा ए बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाएगा ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहीं से मैं आपको एक दूसरी चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या हो, डिसजॉइंट सेट, क्योंकि डिसजॉइंट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी बताता हूँ। दो सेट ऐसे जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1,2 और बी लिखा मैंने 3,5। अब आप देखोगे इनका इंटरसेक्शन निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा सर। तो ये हो जाते हैं डिसजॉइंट सेट। इन्हें क्या कह देते हैं आप, डिसजॉइंट सेट, मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको आप क्या कह देते हैं, डिसजॉइंट सेट कह देते हैं। तो अब आप देखो ये पिक्चर आपको कुछ शो कर रही है, ए माइनस बी के कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ए माइनस बी के इसके कोई भी एलिमेंट जो है इसमें नहीं है, ये वाले में, है ना, किसमें, इस वाले में नहीं है।
और ना ही इसके कोई एलिमेंट, ना ही इसके कोई एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब एक वर्ड और आ जाता है सर, जिसे कहते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब, डिसजॉइंट तो केवल दो में यूज होता है, पेयर वाइज डिसजॉइंट मान लेते हैं मेरे पास तीन सेट हैं, ए बी सी, ये तीन पेयर वाइज डिसजॉइंट कहलाते हैं। अगर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूं वो भी फाई आए, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूं वो भी फाई आए, और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूं वो भी फाई आए। तो इस डेफिनेशन को अगर आप समझे हैं तो आप कह सकते हैं कि a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए कॉमा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है, ऑल आर डिसजॉइंट सेट। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, ये तीन के तीन क्या हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तो थे ही थे, पेयर वाइज भी डिसजॉइंट हो गए, ये सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो मैं समझता हूं आपको मैं डिसजॉइंट के बारे में भी समझा पाया हूँगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं उसको भी मैं आपको समझा पाया शायद। ठीक है, उसके बाद आगे बात करता हूँ सर मैं, एक वर्ड और आ जाता है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो जब मैं एसिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात कर रहा होता हूँ तो मैं बात कर रहा होता हूँ सर इन दोनों का, ए माइनस बी और बी माइनस ए का, बी माइनस ए का यूनियन। दिस इज नोन एज एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको क्या पढ़ते हैं आप, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका नोटेशन किसी बुक में ये प्लस के साइन को गोला कर दिया गया होगा, और किसी और बुक में आप पढ़ेंगे सर तो वो नोटेशन ऐसे भी होता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का। इसका मतलब ये हो गया। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट वर्ड आता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप ए को हटा दो। हटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। हटाना मतलब क्या हुआ कि ये डिफरेंस हुआ। डिफरेंस सेट का कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी दिया हो सकता है आपको। यूनिवर्सल सेट क्या सेट हुआ, अंडर कंसिडरेशन जो भी सेट लिया जाएगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, यहाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सेट्स का ओवरव्यू दिया मैंने। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें और देखनी होती हैं हमें। तो बहरहाल ये बेसिक चीजें थी, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं यहाँ से सीधे ले चलता हूँ आपको रिलेशन में। ठीक है, जितनी यूज रिलेशन फंक्शन में होना है वो सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस करके बता दी सर। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। अब मैं यूज कर रहा हूँ आगे की कहानी, इसका यूज कर रहा हूँ, देखिएगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले ए और बी कोई दो सेट दे रखे हैं, तो उनके प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं सर, ए क्रॉस बी को आप डिफाइन करते हैं। आप सबसेट समझ गए तो रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आएंगे। जैसे हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते थे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट यहाँ पे पी है जो कि एक्स कॉमा वाई तरीके से लिखा जाता है, तो इसका मतलब इसकी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस एक्स रही होगी और वाई एक्सिस में डिस्टेंस वाई रही होगी इसकी। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन कह दिया करते थे। इसका रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास होता था वो क्या होता था, कार्टेशियन प्लेन होता था। तो अब इसी तरीके से सर ए क्रॉस बी को मैंने क्या लिखा है, इसमें भी एलिमेंट इसी तरीके से लिखे जाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जो होता है वो पहले सेट का होता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो इसको सिंपली ए और बी का प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी कह सकते हैं। कार्टेशियन क्यों पढ़ा वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन प्लेन में ऐसे ही है जैसा रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी हैं तभी ये डिफाइन होगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक, या तो ए एम्प्टी आ जाए या बी एम्प्टी आ जाए, तो जब आप ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे होते हैं
तो वो 5 आ जाएगा सर। वो क्या आ जाएगा? 5। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1,2 और मैंने लिखा b इज इक्वल टू 3,4। तो जब मैं a क्रॉस b निकाल रहा होता हूँ तो a क्रॉस b जो होता है सर, वो a क्रॉस b होता है। इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो ऐसे आएंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 2,4। ये इसमें एलिमेंट आगे देखो। तो सारे के सारे एलिमेंट आगे, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। अब यहीं से एक चीज बता देता हूं, अगर a की कार्डिनलिटी n है और b की कार्डिनलिटी जो है वो है m, तो a क्रॉस b की जब मेरे से पूछी जाए कार्डिनलिटी क्या होगी, तो a क्रॉस b की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सर क्या आ जाएंगे? n क्रॉस m आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है। जैसे सेट में एलिमेंट सिंगल होते थे मतलब यहाँ होते हैं, देखो सेट में एलिमेंट इस तरीके से लिखे सिंगल सिंगल, तो इसके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। ये वही तो है, ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। तो दो चीजें मैंने आपको और समझा दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और इसके एलिमेंट्स को लिखने का क्या तरीका है, वो ये बता। तीसरी चीज इसमें और बताता हूं, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। इस बात को भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि उसके पहले मेंबर देखो, इसका 1,3 है, जब बी क्रॉस ए निकालूंगा तो वो मेंबर बदल चुके होंगे। देखिएगा, जब आप इसका बी क्रॉस ए निकालोगे सर, तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट इसका, 3,2 और 4,1, 4,2। तो बदल गया ना? तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल इन जनरल नहीं होगा। क्या कभी हो सकता है? आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है। तो वो तभी होगा जब ए और बी एक ही है, मतलब ए क्रॉस ए टाइप का बन गया, तब वो हो ही जाएगा। तो मैंने ए क्रॉस बी के बारे में आपको समझाया। अब यहां से डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूं रिलेशन टॉपिक पे। तो रिलेशन क्या है? आप सबसेट समझे थे अभी, अभी मैंने आपको सबसेट्स क्या होते हैं वो बताया था। उसी में प्रॉपर क्या होता है ये समझाया था, और इम्प्रॉपर क्या होता है वो भी समझाया था। प्रॉपर इम्प्रॉपर भी समझा दिए। तो अब अगर मैं बात करूं सर, प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या वर्ड होता है उसको समझते हैं। इसकी बात कर रहा हूं, रिलेशन की। अभी मैंने कहा ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो m है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है, तो a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सर होंगे m इंटू n। क्या होंगे? m इंटू n। तो रिलेशन जो होता है सर r a क्रॉस b का सबसेट होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सबसेट क्या चीज है? किसी सेट से जनरेट किया गया नया सेट, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं आप? सबसेट कह देते हैं। अब आप बात सुनिएगा, अभी इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल में एलिमेंट लिख दिए थे मैंने ए इज इक्वल टू 1,2 और बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया था 3,4। तो सर ए और बी में तो ऐसे एलिमेंट हैं, लेकिन जब आप ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालोगे तो ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,3, 2,4, 2,4। ये एलिमेंट आपके इसमें होंगे। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। 4 क्यों हैं? क्योंकि इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये आ जाएंगे। अब आपको अभी इससे पहले जब मैं सेट बता रहा था, आपको एक चीज ये बताई थी कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m होते हैं
या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन होते हैं, तो उसके टोटल सबसेट जो बनते हैं वो बनते हैं 2 टू दी पावर एन। तो सर अब यहाँ से ध्यान दो, ए क्रॉस बी में ए में एलिमेंट एम है, बी में एन है, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है एम इंटू एन है। क्या है? m इंटू एन है। तो इसके टोटल सबसेट बन जाएंगे 2 टू दी पावर एम एन। तो इसका मतलब मैंने अभी यहाँ पे एक लिखा है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अब सर अगर रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने हो जाएंगे? 2 टू दी पावर एम एन हो जाएंगे। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो उस क्योंकि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आप जान रहे हैं कितने हैं, तो जब आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने पहुंचेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप आसानी से उसमें निकाल के बता देंगे। तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट आपने लिखे, तो ए क्रॉस बी के पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे, पहली बात तो क्या लिखे? नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे। अब सबसेट की बात करें तो सबसेट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए, इस ए क्रॉस बी से बनने वाले रिलेशन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकता हूं मैं इससे? 2 टू दी पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 इंटू 2 थे ना, 2 टू दी पावर 4 रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। कितने बना सकता हूँ? 2 टू दी पावर 4 रिलेशन बना सकता हूँ। अब और एक चीज और बताता हूँ यहाँ, वो 2 टू दी पावर 4 रिलेशन तो कैसे बनते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसेट ही है ए क्रॉस बी के, ए के सबसेट नहीं है, ए क्रॉस बी के सबसेट है। और इससे पहले अभी मैंने आपको एक लैंग्वेज बताई थी, किसी सेट का सबसे छोटा सबसेट वो खुद होता है, और किसी सेट का सबसे बड़ा सबसेट, सॉरी सबसे छोटा सबसेट पाई होता है, और सबसे बड़ा सबसेट क्या होता है? किसी सेट का सबसे छोटा सबसेट पाई होता है, और सबसे बड़ा सबसेट ए क्रॉस, सबसे बड़ा सबसेट क्या होता है? ए क्रॉस, ए क्रॉस ए होता है, ए क्रॉस ए होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसेट क्या कहा मैंने? एक वो खुद होता है। ए क्रॉस ए की जगह पे ए क्रॉस बी लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये दो रिलेशन भी हो जाएंगे। हर सबसेट को, ए क्रॉस बी के हर सबसेट को आप रिलेशन कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक रिलेशन होगा और ये भी एक रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो सबसे छोटा रिलेशन क्या बना? वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहोगे। और सबसे बड़ा रिलेशन क्या बना? उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा? उसे क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। और सबसे वो छोटा अगर आप बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसके बाद रिलेशन बताया आपको, अब इसके बाद डायरेक्ट मैं ले चलता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन में, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इतना सीख जा रहे हैं, तो आप बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो छोटी छोटी चीजें अगर छूटी हैं कुछ, तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन की बात करूँ तो टाइप ऑफ रिलेशन में अगली चीज जो आती है, तो टाइप ऑफ रिलेशन आता है बच्चों, टाइप ऑफ रिलेशन क्या आता है? टाइप ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें, तो टाइप ऑफ रिलेशन में आपके पास आता है, एक मिनट, हाँ, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिलेशन में क्या आता है? सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं बताता हूँ, रिलेशन बता दिए कैसे निकलते हैं, कितने होते हैं वो भी बता दिए आपको, है ना। अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो समझा दिया, सिंपली प्रोडक्ट भी कहते हैं उसको, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब रिलेशन मैंने कहा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन वर्ड आता है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब रिलेशन के टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं जिनको आपको समझना है। उसमें आपके पास क्या क्या आते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है, सिमेट्रिक रिलेशन आता है, और ट्रांजिटिव रिलेशन आता है। और वहीं से मैं बताऊंगा, ये जो तीनों को कंबाइंड करके जब आप लिखते हैं, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव की मैं अगर बात करूं,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या चीज होती है? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सर मैं बात करूं, आपने अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रिलेशन के टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइन कर रहे होते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइप में जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को मेंशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। रिलेशन क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसलिए रिलेशन क्या बताया मैंने? ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो इसलिए ए क्रॉस ए का क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ए क्रॉस बी पढ़ रहे थे अभी तक तो हम, लेकिन टाइप ऑफ रिलेशन में इसको ए क्रॉस ए ही लेते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही डिफाइन करते हैं। क्यों करते हैं उसका भी अभी आपको बात समझ में आएगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या चीज होती है, पहले इसको डिस्कस करता हूँ। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी मेंबर आप ए में से उठाओ, अगर ए कॉमा ए टाइप के रिलेशन, ए कॉमा ए टाइप के आपके आर में मेंबर आ जाते हैं तो इसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह दोगे। मतलब जैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मैंने ये एक्स वाई प्लेन लिया, इस एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में पैरेलल लाइन को डाल दिया, पैरेलल लाइन का कलेक्शन डाल दिया। ठीक है, पैरेलल लाइन जो है उनका कलेक्शन मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देखो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा, ये लाइन को नेमिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7। आप जानते हैं कोई लाइन अपने आप की पैरेलल तो होती ही होती है, तो इसका मतलब 1 पैरेलल टू 1 आ गई। दूसरा, आप जानते हैं कोई लाइन अपने आप की फिर पैरेलल होती है, 2 पैरेलल टू 2 आ गई, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी प्लेन में आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और उनको चेक करना चाह रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो कोई लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर तो नहीं होती है, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका परपेंडिकुलर की कंडीशन को फेल कर देता है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अगला बताता हूँ रिलेशन आपको, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बताता हूँ? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? कोई भी दो मेंबर आप ए में से उठाओ, ये मेंबर ए डेफिनेशन क्या है ये अभी आपको समझ में आएगी, मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फिर एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अगर आपके ए कॉमा बी ए में है, आर में सॉरी, ए में मेंबर तो सिंगल होंगे, रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप के होंगे। अगर बी कॉमा ए भी आपके आर में बिलोंग कर गया तो इस रिलेशन को आप क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे। अब आप देखो, किसी प्लेन में आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 1 पैरेलल है 2 के तो 2 भी तो पैरेलल होगी 1 के, और 1 पैरेलल है 3 के तो 3 भी तो पैरेलल होगी 1 के, तो इसे सिमेट्रिक कह देते हैं। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझिएगा आप। अगर ए बी सी कोई तीन मेंबर आप ए में से उठाते हैं, ए और बी रिलेटेड है आपस में, साथ में बी और सी रिलेटेड है आप में आपस में, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर में, तब आप जाके चेक करेंगे कि उसमें देखेंगे ए कॉमा सी भी आपके आर में है या नहीं है। ए कॉमा सी भी अगर आपके आर में आ गया तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करने वाली है, उसको सुनिएगा आप। वो क्या है? अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है ही नहीं, तो ऐसा रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक हो जाए, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, हाँ ट्रांजिटिव की, शायद वर्ड सिमेट्रिक हो गया मेरे से यूज। ट्रांजिटिव रिलेशन में दोबारा समझा रहा हूं कि ए कोमा बी है, तब आप बी कोमा सी को चेक करोगे, बी कोमा सी भी मिल गया तब आप ए कोमा सी को चेक करोगे। ए कोमा बी है और बी कोमा सी है ही नहीं, तब तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव हो जाएगा, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता उसको। मतलब जैसे मैंने क्या कहा, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। a इज इक्वल टू मैंने लिया 1 2, सबसे पहले मैंने a क्रॉस a निकाला, क्योंकि रिलेशन तो a क्रॉस a से बनाओगे आप। उसमें 1 1 1 2 2 1
2, मेंबर आएंगे, 2, मेंबर आएंगे। जब इसमें मेंबर ऐसे आ गए, ये रिलेशन, इससे कोई रिलेशन आपने बनाया R1, R1 में मैंने एलिमेंट देख लिया 1, 2, बस इतना ही लिखा। ए और बी मैंने दो मेंबर उठाए किससे, ए से। अगर A, B मेरे R1 में है, B, C को मैं चेक करूंगा, B, C में चूज करने का यहाँ पे तरीका ही नहीं है, तो ये रिलेशन तो ट्रांसक्रिप्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं B, C को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं। जब मैं B, C को लेता और फिर मैं चेक करता कि A, C है या नहीं है, तो तब मैं बता पाता कि वो रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अदरवाइज तो वो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझिए, इसमें मैं इतना ही करा रहा हूं। इसके बाद आगे की क्लास एक और लेके उसमें मैं अगले वाले क्लास में इसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, ओके।